हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम आप लोगों की डिमांड पे किरण लर्नर्स अकेडमी आप लोगों के लिए लेके आए दोस्तों। हम आपको वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज कवर करवाएंगे जो भी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट या फिर वो ग्रेजुएट लेवल जो भी क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछे गए थे 2025 में, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि अभी जीके का सेट नंबर 1 है, ये ऐसे ही मिलेगा आपको। रीजनिंग का सेट नंबर 1, फिर सेट नंबर 1 मैथ्स का, फिर उसी तरह से सेट नंबर 2 में इसको हम एक वीडियो में जैसे रहेगा, एक जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन बने थे लेटेस्ट, वो सारे इस सेट नंबर 1 में रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट टिपिकली यूज्ड ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स। आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके सिस्टम को ऑपरेट करेगा और ये इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में, इंटरफेस की तरह काम करता है। इंटरफेस का मतलब यूजर फ्रेंडली। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे सिंगल यूजर भी हो सकता है, मल्टीपल यूजर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूजर का मतलब होता है एक टाइम पे एक ही यूजर डेटा को एक्सेस कर पाएगा, और मल्टी यूजर में एक से ज्यादा जो कह सकते हैं, एक से ज्यादा जो यूजर हैं एक टाइम में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सिंगल यूजर में आता है विंडोज, सिंगल यूजर में आता है एंड्रॉइड, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, वैसे ही आईओएस और मैकिंटोश ये भी सिंगल यूजर में आता है। लिनक्स और यूनिक्स ये दोनों क्या है, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा यूज नहीं करते आप डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर पे? आपको पता ही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है कहाँ पे? मोबाइल में। ये इनबिल्ट होता है मोबाइल के अंदर, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्यान रखना दोस्तों, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा इसको माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, या कहते हैं फुट में 597 फुट, इतनी इसकी ऊंचाई है। ये प्रतिमा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, को समर्पित है। और ये गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, गुजरात में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार सपोर्ट करता है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्कोर्स ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। और ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार को नियमित करता है और उसको बढ़ावा देता है। प्रेजेंट में इसके जो सदस्य देश हैं ये है 164, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा, कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, भीमबेटका शैलाश्रय एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये आता है। राइट आंसर होगा रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सितंबर 2024 आयोजित युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिका सेना की टुकड़ी निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित थी? कहते हैं द यूएस आर्मी कॉन्टिजेंट दैट पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। जो कब हुआ था? हेल्ड इन 2024, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन। आपको ध्यान रखना है, द 20th एडिशन, तो 20वां संस्करण था ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास, वॉज हेल्ड इन अलास्का फ्रॉम सितंबर 1 to 14।
2024 में इसका आयोजन हुआ था, 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर 2024 तक। और ध्यान रखेंगे, द यूएस कॉन्टिजेंट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द 11th एयरबोर्न डिवीजन। मतलब कि जो यूएसए का, अमेरिका का जो प्रतिनिधित्व किया था, ये किया था 11वें एयरबोर्न डिवीजन ने, 11th एयरबोर्न डिवीजन ऑफ यूएसए। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, 1879 में पहली बार प्रयुक्त किए गए किस मधुरक को फलों के रस वाले पेय पदार्थों में उपयोग के लिए एफडीए की मंजूरी मिली? विच स्वीटनर first used in 1879 has received FDA approval for the use in fruit juice beverages? इसका राइट आंसर होगा, इस स्वीटर का नाम है, इस कह सकते हैं जो मीठा लिक्विड होता है, ये टेबल शुगर से भी ये 300-400 गुना अधिक मीठा होता है, स्वीट होता है। नाम है इसका सैकरिन। सैकरिन सबसे पहले इसकी खोज की गई थी 1879 में। साइंटिस्ट का नाम है कॉन्स्टेंटिन फोलबर्ग। कोस कॉन्स्टेंटिन फोलबर्ग के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये टेबल शुगर से कितना गुना मीठा होता है? 300 या 400 गुना अधिक इसको मीठा माना जाता है। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसी को मंजूरी दी है एफडीए ने, खाद्य पदार्थों में उपयोग के लिए इसको मंजूरी मंजूरी दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, एफडीए के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। स्वीटनर का नाम है, मीठा लिक्विड है ये, सैकरिन। क्वेश्चन नंबर 7, किस विभाग ने वैदिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए हैं? इसका राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन सी, उपभोक्ता मामले विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, या कह सकते हैं हिंदी में उपभोक्ता मामले विभाग ने, विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरण हेतु नियम अधिसूचित किए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया? इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ये है दिल्ली के उपराज्यपाल है, जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर अप्रैल 2025 में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किए थे। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी? ये मंजूरी दी गई थी, आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश। 19 फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू या कह सकते हैं भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण और वन्यजीव जीवन के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये है, आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 ए। आर्टिकल 48 ए, ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए राज्यों को पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का क्या देता है? डायरेक्शन जारी करता है, निर्देश देता है। और ये किसका पार्ट है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक पार्ट है, डीपीएसपी जिसको आप बोलते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य बना? हरित क्रांति से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछेगा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है? स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
और जो हाई किस्म वाले दोस्तों बीजों का यूज किया गया था, इसमें हाई उपज वाले बीजों का यूज किया गया था ताकि फसल का अच्छा उत्पादन हो, ग्रोथ अच्छी हो। तो उन बीजों का नाम था HYV। HYV जो हाई उपज वाले किस्म के बीज थे, उनका इसमें यूज किया गया था। और सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था गेहूं और चावल का। एक पूछे तो गेहूं आएगा और दो पूछे तो गेहूं या चावल आएगा। सबसे ज्यादा इनका उत्पादन हुआ था और सबसे ज्यादा कह सकते हैं इस राज्य में हुआ था। अग्रणी सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था राज्य पंजाब में। पंजाब में गेहूं का उत्पादन काफी मात्रा में हुआ था और यहाँ पे माना जाता है पंजाब को काफी इससे लाभ हुआ था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत भारत आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली की वह पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, डैश उसे कहा जाता था। इसे कहा जाता था, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इब्न बतूता दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, जो दिल्ली में पहुंचा था 1333 में। 1347 तक ये दिल्ली में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये भारत में पहुंचा था। और ध्यान रखना है नया आपको, इसे कहा जाता था उलुक। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली की वह पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में किया जाता था या आने ले जाने में किया जाता था, उसे कहा जाता था, उस पद्धति को कहा जाता था उलुक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अंतर पीढ़ीगत समानता, इसका मतलब क्या है? ये एक विचार है कि वर्तमान पीढ़ी को संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि वे भावी पीढ़ियों के लिए भी समाप्त ना हो, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी समाप्त ना हो, इस तरह से संसाधनों का यूज करना चाहिए। और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्यावरण और संसाधन उनके लिए भी उपलब्ध है। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है इनमें से भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग। मतलब भावी मतलब कि फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन वाली जो पीढ़ियां हैं उनके हमें इस तरह से संसाधनों का यूज करना चाहिए, पानी का, हर चीज का, जैसे कि उनके लिए भी वो संसाधन है, उनको भी मतलब कि वो भी इसको अच्छे से सुलभ तरह से यूज कर पाए, उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संसाधनों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हमें उसका उतना ही यूज करना चाहिए जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14। भू सामग्रियों की संचलन के संदर्भ में सैलो रॉक्स का अपक्षयण न होने पर क्या होगा? What can happen if rocks are not weathered in the context of the movement of Earth's materials? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अपक्षयण का मतलब ये होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेदरिंग। वेदरिंग या अपक्षयण का मतलब ये होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं और ये टूटे हुए टुकड़े होते हैं, ये बाद में इरोजन प्रोसेस, अपरदन जिसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर ब्रीथ संचलन, मास मूवमेंट जैसी प्रोसेस से इसको हटा दिया जाता है, जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं। अब अगर अपक्षण नहीं होगा दोस्तों, अपक्षण नहीं होगा या ये वेदरिंग नहीं होगी, तो इससे क्या होगा? चट्टानें बड़ी और ठोस अवस्था में रहेंगी, जिससे ग्रेविटेशनल के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कह सकते हैं यदि चट्टानों का अपेक्षण नहीं होता तो वे बरीथ संचलन की आवृत्ति बढ़ जाएगी। बरीथ संचलन मतलब कि मास मूवमेंट, बरीथ संचलन मतलब कि मास मूवमेंट, इसकी संभावना क्या होगी? बढ़ जाएगी, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं विलय पत्र, और इसे बोला जाता है अधिमिलन लिखित भी इसको बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसको ये भी बोला जाता है, विलय पत्र या अधिमिलन पत्र, इंग्लिश में बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ध्यान रखेंगे इसने, ये वो कानूनी दस्तावेज था जिसने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी थी।
ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जनसंख्या का वितरण मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है। भारत में दोस्तों माना जाता है जनसंख्या का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है असमान, तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल, सिंधु गंगा के मैदानों जैसे क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि है, अनुकूल जलवायु है और बेहतर आर्थिक अवसरों के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है, जबकि पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है। तो इस तरह से कह सकते हैं अलग अलग है, असमान है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 20 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड्स में किस शहर को बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म पुरस्कार दिया गया। इसका राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे, कांस फिल्म महोत्सव के दौरान 20 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड्स में जो शहर है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म शहर का पुरस्कार दिया गया है, बेस्ट फिल्म सिटी का अवार्ड दिया गया है, इस शहर का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बेलफास्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। आप ध्यान रखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए गए थे। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये चले थे 2025 में, और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 19, स्वदेशी कार टी थेरेपी ने बी ए डबल एल बी ओल और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है। द इंडिजेनस कार टी थेरेपी हैज shown maximum efficacy against BOL and which other blood cancer। आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब ये है कि एक तो बी सी आर टी थेरेपी ने BOL एल एल, इसके अलावा कौन सा जो दूसरा रक्त कैंसर में कौन सा दोस्तों दूसरा रक्त कैंसर है उसमें चिकित्सा ने अधिकतम प्रभावकारिता दिखाई है। इसके अलावा BALL के अलावा दूसरा रक्त कैंसर का नाम क्या है, नॉन होजकिन लिम्फोमा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, भारत में विकसित स्वदेशी CAR-T थेरेपी ने बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकोमिया बी एल BALL इसको बोला गया है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, फुल फॉर्म है बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसके अलावा नॉन होजिकिन लिपोमा जिसको बोलते हैं NHL, इसकी फुल फॉर्म क्या है, NHL। इसने कैंसर के इलाज में अधिक प्रभाविकता दिखाई है, BALL के अलावा किसने, NHL ने, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अपनी जलवायु और मृदा के कारण जो चाय के लिए सबसे चाय की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, सबसे चाय की खेती कहाँ पे होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा आसाम और उत्तरी बंगाल में, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसका नाम है, इसकी शुरुआत की गई थी जल जीवन मिशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं JJM। इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ध्यान रखेंगे जिसका लक्ष्य है 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। और इसका जो संचालन किया जा रहा है ये किया जा रहा है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, नए मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। आपको ध्यान रखना है, नए मुक्त व्यापार समझौते FTA के अनुसार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अनुसार भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर लगभग
$34 बिलियन है, $34 बिलियन। और ये जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, ये है लगभग 12%। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका एडवोकेट जनरल को, महाधिवक्ता को माना जाता है। महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता या कहते हैं एडवोकेट जनरल का प्रावधान है। कौन से में? 165 में आर्टिकल। ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 61 में संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था? आपको ध्यान रखना है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है। 61 में संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। और इसको 28 मार्च 1989 को इसको लागू किया गया था। 28 मार्च 1989 को इसको केम इन फोर्स। लागू कब से किया गया था? 1989 में इसको लागू किया गया था। और लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना मेन फोकस था। क्वेश्चन नंबर 25, अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया, जिसने 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए? ये है, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट फेमस है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना इनका नाम है। और ये WPL खेलती है, वुमेन प्रीमियर लीग खेलती है ये बेंगलोर की तरफ से। और भारतीय क्रिकेट में क्या है, एक ओपनर बल्लेबाज है दोस्तों। लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंडर है ये, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा क्रिकेट से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। WTC 2025 आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब की बार साउथ अफ्रीका ने जीती है पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने जीती है? साउथ अफ्रीका ने। उसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, 2024 का T20 वर्ल्ड कप तो भारत ने जीता था, इंडिया ने जीता था। किसको हराया था इंडिया ने? फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था। 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो किसने जीती थी? इंडिया ने जीती है। फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड को मात दिया फाइनल में। और पहली बार जो IPL है, अभी लास्ट IPL किसने जीता है? पहली बार IPL RCB ने जीता है। किसको हरा के? पंजाब किंग्स 11। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, जहां पे भारी वर्षा होती है, प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक, और वर्ष भर गर्म जलवायु रहती है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, पश्चिमी घाट सदाबहार वन पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और भारत के कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। राजस्थान में राजस्थान में दोस्तों कौन से पाए जाते हैं? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है यहाँ की, जिसमें कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे सदाबहार वन नहीं पाए जाते। एक ये क्या है, एक शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। सुंदर वन है जो, ये फेमस है मैंग्रोव वनों के लिए। मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है। और पंजाब में पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब में। लेकिन आपसे पूछा गया था उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 27, विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? आपको ध्यान रखना है, विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा की 26 छोटी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था। और एकीकरण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? शामिल थे इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। एकीकरण की शुरुआत हुई थी 1948 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने आएंगे इसमें, कितनी रियासतें आएंगी? ये आएंगी उड़ीसा की 26 रियासतें इसमें शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध के पूर्व अस्तित्वों में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है एकल कथा और जातक कथा।
जातक कथाएं कहानियों का संग्रह है जो गौतम बुद्ध के मानव और पशु दोनों रूपों में पिछले अस्तित्व या जन्मों का विवरण हमें उसके बारे में जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, 1907 का सूरत विभाजन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक के रूप में इसको माना जाता है, क्योंकि इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो गुटों में डिवाइड कर दिया था। एक था उग्रवादी गुट जिसका नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा था उदारवादी गुट जिसका नेतृत्व कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर होगा, ये था ऑप्शन सी, सूरत विभाजन 1907। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्य रूप से उदार उत्तरदायी होता है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है? भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस चीज के लिए दोस्तों, किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, तो कह सकते हैं सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, राज्य विधानसभा। भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य सरकार का निर्वाचित प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, पता होगा आपको, तो कह सकते हैं सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, सरकारी स्कूलों में एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड कहता है अधिगम का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? एआई कार्यक्रम को कर्नाटक और तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ राज्यों में लागू किया गया है। ये छात्रों को पढ़ने लिखने और कह सकते हैं उनके कौशल में सुधार करने में मदद करता है। और इन गवर्नमेंट स्कूल में इसका नाम रखा गया है, इस प्रोग्राम का नाम FLN AXL, FLN AXL। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, संगम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये रिप्रेजेंट करता है, संबंधित है या कहते हैं रिप्रेजेंट करता है, संगम शब्द तमिल कवियों और विद्वानों की सभाओं को रिप्रेजेंट करता है, जो प्राचीन दक्षिण भारत में मुख्य रूप से मदुरै शहर में पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित की जाती थी। इन सभाओं के दौरान रचित साहित्यिक कृतियों को सामूहिक सामूहिक रूप से संगम साहित्य के रूप में जाना जाता था। तो कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन डी, ये रिप्रेजेंट करता है तमिल विद्वानों की एक साहित्य सभा को। संगम शब्द तमिल कवियों और विद्वानों की सभाओं को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? नाम से ही बता सकते हो आप, रिलेट करके याद कर सकते हो, रिलेट करने के बाद पूर्वांचल पर्वतमाला, जिसे पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला इसको माना जाता है। और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ पे बनाती है पूर्वी सीमा, यहाँ पे निर्धारित करती है ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर होगा दैट इज, किसे बोला जाता है सबसे पूर्वी पर्वतमाला? पूर्वांचल पर्वतमाला। कौन सी है? पूर्वांचल पर्वतमाला क्या है? सबसे हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947-1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, 1947 और 1991 के बीच भारत की आर्थिक जो कहते हैं अर्थव्यवस्था, जो मॉडल था ये आधारित था मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख, मुख्य और भारी उद्योगों पे फोकस किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। जो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस था, कह सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन के पे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर फोकस था, और साथ ही साथ इंपोर्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट ने ज्यादा फोकस किया था। मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख, डोमिनेट इन कोर एंड हैवी इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस
अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेरा फेरी, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। ये है, इसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको बोलते हैं पीएमएलए। हिंदी में बोलते हैं इसको दोस्तों धन शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, 2002। इसका मेन काम क्या है? मनी से रिलेटेड गतिविधियों से निपटना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्तियों की जांच करना, उन पे मुकदमा चलाना और उनकी संपत्ति जब्त करना, ये इसको अधिकार है अकॉर्डिंग टू धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। इंग्लिश में कह सकते हैं द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को डैश के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर बिल्कुल जीरो लेवल का पूछा जाता है एनटीपीसी में, इतना हार्ड नहीं पूछा जाता, आसान क्वेश्चन है। देखो फाइल तो अलग होता है, आपको पता है सिस्टम में फाइल होता है, फाइल में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सेव का। ठीक, आइकन आपको पता ही है, आइकन अलग चीज होता है, मेन्यू, मेन्यू टैब अलग होता है। जो हम बैकग्राउंड को बोलते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को, उसे बोलते हैं वॉलपेपर। जो आप चेंज करते हो, कई बार बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं हम, ये हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी आप बैकग्राउंड अपने हिसाब से वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो, उसे ही बोला जाता है बैकग्राउंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी इन फरवरी 2025? इसका जो उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है हरियाणा में, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में कहाँ पे अगर पूछता है? ट्रांस नेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसे बोलते हैं THSTI, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका जो मेन काम है, विशेष रूप से संक्रामक रोगों के अध्ययन और टीके को विकसित करने के लिए, क्योंकि फेरेट्स का उपयोग अक्सर मनुष्यों के साथ उनकी शारीरिक समानता के कारण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन किया है हरियाणा राज्य के फरीदाबाद के इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम है THSTI। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 38, सफाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए गैर आयनिक डिटर्जेंट अभिक्रियाओं में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? कौन सा एसिड है जिसका यूज किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड इन नॉन आयनिक डिटर्जेंट रिएक्शन टू इम्प्रूव क्लीनिंग क्वालिटीज एंड थीकन डिटर्जेंट? इस एसिड का नाम है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, इस एसिड का नाम है स्टीरिक एसिड, इसे बोला जाता है स्टीरिक एसिड। ये एक फैटी एसिड है जिसका कॉमनली यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ नॉन आयनिक डिटर्जेंट, और ये हेल्प करता है इंप्रूव करने में क्लीनिंग और क्वालिटीज, और कह सकते हैं डिटर्जेंट को गाढ़ा करने में, थिकन द डिटर्जेंट, नाम है इस एसिड का। राइट आंसर होगा स्टीरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? मई 2025 में इनका नाम है, राइट आंसर होगा पूनम गुप्ता। डिप्टी गवर्नर है पूनम गुप्ता। अगर गवर्नर पूछे, आपको ध्यान रखना गवर्नर है, गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा क्या है? गवर्नर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनोइड वर्ग के तत्वों के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज क्लासिफाइड एज एक्टिनोइड ग्रुप एलिमेंट? आपको ध्यान रखना है एक्टिनोइड सीरीज, इसमें आते हैं टोटल 89 टू 103 तक। इसे बोला जाता है दोस्तों, जो एलिमेंट पाते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको बोला जाता है एक्टिनोइड। पीरियोडिक टेबल में 89 टू 103 जो एलिमेंट्स हैं, इनको बोला जाता है एक्टिनोइड, इनको बोला जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्या बोला जाता है इनको? एक्टिनोइड। जिसमें स्टार्टिंग किससे होती है? एक्टिनम, सिंबल है इसका AC। एक्टिनियम से स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है, लास्ट एलिमेंट होगा इस सीरीज में, ये होता है लोरेंशियम। लोरेंशियम होता है लास्ट एलिमेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं LRC। और इनमें से
थोरियम का जो एक थोरियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो एटॉमिक नंबर होता है इसका 90। ये इसके बीच में आता है थोरियम, एक्टिनोइड सीरीज में आता है थोरियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी जो ये बाकी ऑप्शन है, इटरबियम, सीरियम और लेंथेनम, ये आते हैं सारे के सारे लेंथेनॉइड सीरीज में आते हैं। किस में आते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज में आते हैं सारे। ये आपको ध्यान रखना है। एक्टिनोइड में कौन सा आता है? थोरियम, एटॉमिक नंबर है 90। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।